अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि? कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली, अब देखना इसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्वेश्चन सारे इमेजिन करने वाले हैं। कोई तांबे की तार की कुंडली है ऐसा, अरे बाप रे, एक जैसा क्यों नहीं बन पाती मुझसे कुंडली? वो समझ नहीं पाता है शायद। ये कुंडली है, इसको क्या कनेक्ट करके रखा है? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखा है। गैल्वेनोमीटर आप सभी जानते हो, एक ऐसी सुई वाला वो होता है यंत्र, इसको क्या करके रखा है? गैल्वेनोमीटर से जोड़ के रखा है। बोल रहे हैं अगर इन जो तीन कंडीशन दी हुई हैं तो क्या क्या इफेक्ट होगा इसकी सुई पर, देखना। पहला दिया हुआ है, जब किसी छड़ चुंबक को कुंडली में धकेला जाएगा, एक चुंबक लिया अपन ने, उस चुंबक को इस चुंबक को आप इसके अंदर भेजोगे, इसके अंदर डालोगे, तो क्या होने वाला है? इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा? इसमें विक्षेपण होगा। ये सुई जो है वो इस साइड या इस साइड, डिपेंड करता है आप कौन सा सिरा भेज रहे हो इसके अंदर, क्योंकि उससे उत्पन्न जो विद्युत धारा की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। डिपेंड करता है आप कौन सा सिरा भेज रहे हो। जो भी सिरा जाएगा उसके कारण से क्या हो जाएगी? ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब अपने हिसाब से मुड़ेगी, इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। किस पर डिपेंड करेगा? टोटली डिपेंड करेगा आप एन ध्रुव घुसा रहे हो कि एस ध्रुव घुसा रहे हो। जो भी ध्रुव घुसाओगे उसके अकॉर्डिंग जो है विद्युत धारा डेवलप होगी। कुंडली के बाहर, भीतर से बाहर खींचा जाता है। पहले इसको अंदर डाला, फिर उसके तो चुंबकीय क्षेत्र के चेंज होने के कारण से विद्युत धारा डेवलप होगी। अच्छा, जब बाहर खींचेंगे, अंदर से बाहर निकालेंगे इसको, तो भी विद्युत धारा डेवलप होंगी, है ना? आपने देखा है ये चीज, अगर चाहोगे तो मैं फिर से दिखा दूंगा। कुंडली के भीतर अगर यहीं पर अगर रखा जाएगा मैग्नेट को, तो क्या कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये? क्या सुई चेंज होगी? आप बताओ इसका आंसर। नहीं। नहीं होगी, बिल्कुल सही, है ना? जब अंदर उसमें मैग्नेट अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी तब ही गैल्वेनोमीटर यानी कि विद्युत धारा जनरेट हो रही होगी, नहीं तो नहीं हो रही होगी। एक वीडियो शायद मैं फिर एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। चेंजिंग गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन विथ मैग्नेट पासिंग। देखते हैं, मिलता है कि वीडियो नहीं मिलता, एनिमेशन है। ओ, दूसरी वेबसाइट पर है। फिर अपन को क्या है, वेबसाइट कोई से भी अपन को केवल सीखना है। अच्छा, यूट्यूब पर दिया हुआ है वीडियो, वॉच ऑन यूट्यूब नहीं है। उसी क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें, अरे ये एनिमेशन क्या है? एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दिया हुआ है। अरे वाह यार, अच्छा एनिमेशन दिया हुआ है। देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ध्यान से देखना। ये एसी है, ये डीसी है। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था, कुछ और दिख गया। ये ग्राफ दिखाया हुआ है एसी डीसी का, बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता है, ध्यान से देखना। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, घूम रही है, ये भी घूम रहा है। यहाँ पर वलय पूरा लगा हुआ है, यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगी हुई है। एसी में जो है वो वेव फॉर्म ऐसी बन रही है, करंट प्लस माइनस हो रहा है। डीसी में प्लस के प्लस ही रह रहा है ना? ये करंट की डायरेक्शन जो है वो बता दी डायनेमो। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, विभक्त वाले लगे हुए हैं। ये वाला नहीं है जो मैं दिखाना चाह रहा था। बड़ा अच्छा डायरेक्शन बताया हुआ है। ये डीसी की डायरेक्शन बता दी उन्होंने रोटेशन के हिसाब से। देखना करंट कब मैक्सिमम होता है, ये रोटेट कर रहा है, देखना जैसे जैसे रोटेट कर रहा है ना वैसे वैसे करंट उत्पन्न हो रहा है। ज्यादा सिंक्रोनाइज नहीं किया उन्होंने, खैर नहीं दिखाया है पैराडॉक्स में। अच्छा, ये वाला एनिमेशन था वो। Prepare a circular coil out of एक कॉइल है जिसमें करंट प्रोवाइड करने वाले हैं अपन, करंट नहीं सॉरी, चुंबक को इधर उधर करने वाले हैं, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया हुआ है ना? अब क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर प्लस माइनस दोनों रीडिंग दिखा सकता है।
करंट नहीं भेजा है अपन ने, अपन क्या कर रहे हैं, एक चुंबक ला रहे हैं और उस कुंडली के अंदर बाहर कर रहे हैं। एन इस साइड है, एस इस साइड है, तो ये जैसे अंदर करेंगे तो डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, देखो ध्यान से, जैसे अंदर करा डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हुई, है ना। फिर उसके बाद अंदर रखा हुआ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे ये इस तरह से हुई, मतलब बता रहे हैं कि इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह से हुई। अच्छा, अब दूसरा पोर्शन, अंदर रखे हुए हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, करंट उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जैसे ही बाहर निकाली वैसे ही उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। तो उसी चीज को दिखा रहे हैं, यही क्वेश्चन में था। द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शोज अपोजिट डायरेक्शन इन दिस मींस करंट इज सेट अप इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले करंट इस साइड अपना हुआ था और अब जो है उसके विपरीत दिशा में करंट उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, है ना। इसको कंटिन्यू करके देखते हैं, वो देखना। एस ध्रुव ले गए, देखना अब क्या हुआ, ध्रुव चेंज कर दिया, पहले एन ध्रुव ले गए थे अंदर, तो किस साइड डिफ्लेक्ट हुआ था, इस साइड डिफ्लेक्ट हुआ था। अब एस ध्रुव लेके गए, तो देखो एस ध्रुव के कारण से डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, ये देखो, एस ध्रुव के कारण से करंट की डायरेक्शन इस साइड पहले पैदा हुई, और उसके बाद आप जब बाहर निकालेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट होगी, इस साइड होगी, है ना। तो इतना ही बात समझ आने वाली थी, आई होप समझ में आ गया होगा। ये पोल की डायरेक्शन के कारण से करंट की डायरेक्शन जो उत्पन्न हुआ, करंट की डायरेक्शन रहती है वो अलग रहती है, बस उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही क्वेश्चन भी था आपका, आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। करंट की डायरेक्शन, दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी को निकट स्थित है, ए कुंडली में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी, कारण लिखिए। एक दूसरे के निकट स्थित है दो कुंडली, एक की विद्युत धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या दूसरे में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी। जी हाँ बिल्कुल होगी, है ना। एक उसके कारण से क्या होगा, जो एक कुंडली रखी हुई है, शायद आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला डायग्राम होगा उसका आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि डीसी गणित में पढ़ा हुआ है ना हमने, उसके जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो पढ़ा था हमने, ये देखो, अगर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो उसके पास जो दूसरी कुंडली रखी हुई है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, क्यों नहीं होगी, और किस कारण से होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा इसका, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके संपर्क में आएगा, जब दूसरी कुंडली के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में पहले से जो इसका चुंबकीय क्षेत्र था, जो आप मालूम है ना, चुंबकीय पदार्थ तो कोई अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो ये तार भी चुंबकीय पदार्थ होगा, इसका पहले से अपना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र जब इसके चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टर्ब करेगा तो उसके कारण से इसके सिरों में क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर, या फिर इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इसे ही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण से एक कुंडली से दूसरी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, बिल्कुल होगी, और धारा का मान जैसे जैसे चेंज करेंगे उत्पन्न हुई धारा का मान भी परिवर्तित होगा, बिल्कुल तय है ना। तो यही इसका आंसर भी है, वो छोटे छोटे केवल समझाने का काम कर रहा हूँ, याद करने का काम करेंगे, टाइम आएगा उसका भी। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, बिल्कुल सीधा धारावाही है, उसके आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, कौन से नियम से करेंगे, किसी सीधे धारावाही चालक के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो कौन से नियम से करेंगे, पहला नियम कौन सा पढ़ा था, ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जी हाँ, और दूसरा उसी में मैक्सवेल का बाएं वाले हाथ का, नहीं नहीं नहीं, बाएं हाथ का नहीं, मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम किसी सीधे धारावाही के आसपास उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र को दिखा सकता है ना। बाएं हाथ के अंगूठे का नियम अलग रहता है, उसका आंसर नहीं, देखो एक पिक्चर क्लियर कर लो पहली बात तो, जिसको मैं माइंड मैप बोलता हूँ, अगर वो क्लियर होगी तो आप इस तरह के डाउट नहीं पूछोगे, है ना। जो पिक्चर बनती है, जो टॉपिक बनते हैं स्टार्टिंग से, सबसे पहले इस चैप्टर में आपने पढ़ा चुंबक क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती हैं, फिर उसके बाद क्या करा आपने, उन बल रेखाओं को डिजाइन किया, कैसे बनती हैं, किसके माध्यम से, दिशा सूचक यंत्र के कारण से, दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से, और उस दिशा सूचक यंत्र से आपने वो रेखाएं तो बनाई, साथ में उनके गुण भी देखे, चार गुण जो थे वो महत्वपूर्ण थे, उसके 4 गुण देखे, उसके बाद देखा क्या हम चुंबक खुद से बना सकते हैं, जिसको हम विद्युत चुंबक बोलते हैं, तो हमने पहले
सीधे धारावाही चालक में करंट प्रोवाइड करवाया तो हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है जो कि गोल गोल दिखता है। तो अब उसकी दिशा ज्ञात करना है, तो हमने देखा दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से दिखा। तो बोले कि विद्युत धारा इस डायरेक्शन में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियों के डायरेक्शन में होगा। फिर उसके बाद दिमाग में आया, अरे यार सीधे धारावाही चालक मतलब तार सीधा था तो इजीली बता दिया कि दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र पता चल गई। इसको अगर हम घुमा दें तो कैसे पता चलेगा, तो हमने एक कुंडली बना दी और उसका जो है चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो हमने देखा सिरों पर जो है, जैसे मान लो एक हाथ में मेरे कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, एक सिरे और दूसरे सिरे पर जस्ट विपरीत होगा, बीच में एक सीधी रेखा जैसा होगी। फिर उसके बाद बोला कुंडली को और ज्यादा बढ़ा दें यदि हम, तो एक तार की बहुत ज्यादा लपेट दें तो परिनालिका बन गई, और उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पता कि हमने एक चुंबक की भांति काम करती है, उसके बीच में जो खाली स्थान रहता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। मैं माइंड में बता रहा हूँ कैसे तुम्हारी चीज चैप्टर में चलती चली गई है। वो पढ़ने के बाद फिर आया, क्या हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में तार को रखें और उसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करवाएं, क्या उसमें बल आरोपित हो सकता है, उसको हिला सकते हैं, अगर हिला सकते हैं तो हम इससे मोटर बना सकते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जनरेट हुआ उस प्रैक्टिकल से। किस प्रैक्टिकल में, जिसमें हमने एक चुंबक रखी थी, एक तार रखा था, उसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करवाई तो वो हिला। वो हिला तो मतलब हमने लगा बल आरोपित हो रहा है, तो उसकी बल की दिशा क्या थी, तो हमने फिर वहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो, धारा इस डायरेक्शन में हो तो बल ऊपर की तरफ लगेगा। इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम आधार पर हमने क्या डेवलप कर दिया, विद्युत मोटर डेवलप कर दी। विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित थी। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने के बाद हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पता चला, मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर कुंडली में मैं अगर चुंबक को अंदर बाहर करूं तो कुंडली के सिरों पर हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत धारा जनरेट कर रहे होंगे हम। इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। और जब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही तो विद्युत धारा की डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगी। तो हम वहां पर पढ़ते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि हमको बताता है चुंबकीय क्षेत्र वहां पर मौजूद है, बल हम लगा रहे हैं, उस कुंडली को हम घुमा रहे हैं तो बल भी पता है, मध्य जो मध्यमा बताएगी वो बताएगी विद्युत धारा किस डायरेक्शन में उत्पन्न होती है। और हम जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार विद्युत जनित को पढ़ते हैं। और आखिरी में पढ़ते हैं घरेलू विद्युत परिपथ, जिसमें हम मेंस पढ़ते हैं, न्यूट्रल पढ़ते हैं, उदासीन वायर पढ़ते हैं, मतलब जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग क्या होती है वो पढ़ते हैं, सुरक्षा के उपाय पढ़ते हैं, कौन कौन से सुरक्षा के उपाय करना चाहिए, वो सारी चीज देखते हैं, है ना। तो ये माइंड मैप क्लियर रहेगा ना, तो आपको बाद में क्लियर रहेगी कि सीधे धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए केवल एक नियम था, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। उसी को हम दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या किया था, कॉर्क-स्क्रू के माध्यम से बता दिया था उसी चीज को, है ना, कि किसी नट को कसे हम तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा घूम रहा होगा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही चालक रखने पर आरोपित बल, मतलब ये कौन सा प्रैक्टिकल है, नाल चुंबक वाला। किसी नाल चुंबक में चालक तार रखा और अगर बल आरोपित हो रहा है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बल की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा नियम बताता है बल की डायरेक्शन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उल्टे हाथ का नियम। फिर उसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा कौन सा नियम दिखाता है, तो प्रेरित विद्युत धारा जो है वो दाएं हाथ का नियम दिखाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चुंबकीय क्षेत्र अगर सीधे धारावाही के कारण उत्पन्न हो रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन पता करना होगी, तो वो हमें जो है वो कौन दिखाएगा, वो हमें दिखाएगा दाहिने हाथ का नियम या फिर मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम। अगर बल आरोपित बल की दिशा ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और आरोपित विद्युत धारा जो उत्पन्न हुई है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई उसकी डायरेक्शन पता करना है तो सीधे हाथ का नियम। उसके बाद नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र जनरेटर का मूल सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रुशों का क्या कार्य है। तो सिंपल सी बात है, जनित्र के बारे में सब चीजें बताना है। ब्रुश क्या करते हैं, कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही होगी, प्रेरित विद्युत धारा जो कुंडली में उत्पन्न हो रही होगी उस विद्युत धारा को बाहर लाने के लिए काम करेंगे ब्रश, है ना। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं कि जनरेटर कैसे काम करता है, सब कुछ देख चुके हो। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, शॉर्ट सर्किट कब होता है, आज ही बताया, जब मेंस का वायर और न्यूट्रल यानी कि उदासीन वायर आपस में चिपक जाते हैं किसी कारणवश। कैसे चिपक जाएंगे, जब एक ही सॉकेट में ज्यादा चीजें लगा दोगे आप तो वो ज्यादा करंट विड्रॉ कर रहे होंगे। तार की कैपेसिटी 5 एम्पियर की, आप करंट विड्रॉ कर रहे हो 6-7 एम्पियर, तो तार के ऊपर की कोटिंग क्या होगी, जल जाएगी। उसके कारण से मेंस का वायर किससे चिपक जाएगा, न्यूट्रल के वायर से चिपक जाएगा, और परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, और विद्युत धारा का मान बढ़ने के कारण से आपको जो है वो चीज, जो भी चीज लगी हुई होंगी शॉर्ट सर्किट होने के कारण से वो जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। भूसंपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले विद्युत आयतों को भूसंपर्क करना क्यों आवश्यक है। भूसंपर्क के तार के बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है,
भूसंपर्क तार क्यों लगाया जाता है? कुछ युक्तियां जैसे कि कूलर हो गया, प्रेस हो गई, इसमें जो है आप देखोगे जो सॉकेट होता है उस पर एक मोटा वाला पोर्शन लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है? कई बार ये युक्तियां माल फंक्शनिंग के दौरान ज्यादा करंट विड्रॉ करने लगती है। माल फंक्शन मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो उनको 5 एम्पियर करंट लेना है, उदाहरण ले रहा हूँ, 5 एम्पियर करंट लेना है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा करंट विड्रॉ करने लगेंगे, मतलब 5.5 एम्पियर लेने लगेंगे। अब उनकी जो अंदर की कॉइल बनी हुई है 5 एम्पियर के लिए बनी हुई है। अब बाकी बचा वो 0.5 एम्पियर का क्या करेंगी वो? तो क्या होता है, उनकी बॉडी में आने लगता है वो करंट। जैसे कूलर हो गया, कूलर की मोटर मान लीजिए 2 एम्पियर की बनी हुई है, 3 एम्पियर की बनी हुई है, 3 एम्पियर की बनी हुई है, लेकिन किसी उसमें कुछ खराबी आ गई, कुछ मैग्नेटिज्म चुंबकीय क्षेत्र गलत उत्पन्न हो रहा है, या तार कुछ गड़बड़ हो गया है, जिसके कारण से वो 3 एम्पियर की जगह 3.5 एम्पियर करंट ले रही है। जब 3.5 एम्पियर ले रही है, उसको चलना कितना, 3 एम्पियर पे, तो 0.5 एम्पियर जो करंट बचेगा वो कहाँ जाएगा? तो वो उसकी बॉडी में आ जाता है, उसकी बॉडी में आ जाता है, और बॉडी में जो है वो हमको अर्थिंग लगने लगती है, हल्का सा करंट लगने लगता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको भू संपर्कित कर देते हैं कम प्रतिरोध का तार। किससे कम प्रतिरोध का? जो मेंस और न्यूट्रल के वायर हैं, लाल और काले वायर के जो प्रतिरोध है, उनसे कम प्रतिरोध का तार लेंगे। कम प्रतिरोध का क्यों लेंगे? हमेशा विद्युत जो है वो कम रेजिस्ट मतलब लो रेजिस्टिव पाथ तय करता है। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखाना था, लेकिन वो फेसबुक पे और शॉर्ट वीडियोस दिखते नहीं, मैं बताऊंगा। विद्युत धारा हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करती है, तो भूसंपर्क तार का प्रतिरोध अगर उससे कम होगा, तो जो भी ज्यादा करंट होगा ना, तो भूसंपर्क के द्वारा ही जाने की कोशिश करेगा। भूसंपर्क के द्वारा, भूसंपर्क मतलब उस जो हम कूलर का सिस्टम कैसे कर देंगे, तार डालकर अर्थिंग से उसको जमीन में गाड़ देंगे, तो जो करंट ज्यादा ले रहा होगा 0.5 एम्पियर का, वो करंट उस तार से होता है वो कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, और हमें नहीं लगेगा, हमें नहीं लगेगा, है ना। तो भूसंपर्क तार का काम यही है। हरे रंग का आवरण का तार होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है। किससे कम होता है? न्यूट्रल और फेस के वायर से, मेंस के वायर से कम प्रतिरोध का तार होता है। जब भी युक्ति ज्यादा करंट विड्रॉ करने लगती है, ज्यादा करंट धारण कर लेती है, ज्यादा करंट विड्रॉ को पता नहीं क्या बोलेंगे हिंदी में, आएगा आपको, विड्रॉ कर लेती है, तो उस ज्यादा वाले करंट को क्या करता है भूसंपर्क तार, खुद में से लेता हुआ कहाँ भेज देता है, जमीन में, जिसके कारण से हम बिजली के झटके से बच जाते हैं। बस यही बातें आपको पता होना चाहिए भूसंपर्क तार के बारे में। इसी चीज को मैं जो है वो एक वीडियो शेयर करके बता देता हूँ। जो मैं डली हुई हो तो अच्छा है, डली हुई है। 2 मिनट, एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उससे कुछ उसमें कुछ चीजें भी दिखाना है तुमको, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब इन द सेंस आपको समझ में आने वाली चीज़ है वो, क्योंकि उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शॉर्ट वीडियोस कहाँ शेयर होते हैं? अच्छा, ये वाली बात है, रील में शेयर हो रही, ठीक। आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं भैया। अब हाँ भैया, हाँ भैया। भैया ठीक। स्मूथ नहीं चल रहा है उतना वीडियो, शायद अटक रहा होगा। इस पेज को जो है आप ये जो ओबी पैराडॉक्स करके पेज है फेसबुक पर, इसको आप लाइक भी कर सकते हो, इसको वो कर लेना लाइक। ये वाला वीडियो जो है वो बहुत अच्छा है, मैं सिस्टम पर नहीं दिखा पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। सिस्टम पर दिखा पाता तो शायद ज्यादा अच्छी स्पीड आती।
हाँ, क्योंकि उससे कुछ चीज सीखने को मिल जाती है, वो अच्छी चीज है। देखता हूँ शायद अब इसमें दिख जाए, मैंने लिंक शेयर करी है एक से। शायद अब अच्छा चले, उम्मीद तो यही है। ये बड़ा क्यों नहीं हो सकता है, मुझे गुस्सा आती है फिर। अब नहीं अटक रहा होगा ना? अभी भी अटक रहा है क्या? हाँ भी ये अटक रहा थोड़ा थोड़ा। पहले भी ऐसे दिख रहा पहले भी ऐसे ही दिख रहा था। ये वही है। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। ये जो स्माइली जा रही है ना, करंट को दिखा रहा है। दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए, करंट कहाँ से जा रहा है धीरे धीरे बता दे रहा हूँ। ये करंट जो है इसमें से होकर जा रहा है, क्योंकि इसके पास और कोई सा पाथ नहीं है, ये चला गया इसमें से होकर वापस बैटरी में चला गया। अब क्या हुआ, इन्होंने जो है वो दो रेजिस्टेंस लगा दिया। दोनों रेजिस्टेंस सेम है, देखो कलर कोडिंग सेम दिख रही है ना, सेम रेजिस्टेंस है। तो हो क्या रहा है, करंट जाएगा और यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा दो पोर्शन में। मतलब अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो 2.5 एम्पियर इससे जाएगा, 2.5 एम्पियर इससे जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इस वाली शाखा में दो रेजिस्टेंस कर दिए, डबल रेजिस्टेंस कर दिए, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो अब क्या हो जाएगा, करंट 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। इस वाले जो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ है उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होगा, जिसमें से रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें एक पार्ट जाएगा करंट का, कम पार्ट जाएगा। तो आप देख रहे हो, रेजिस्टेंस कम था तो इसमें से ज्यादा करंट गया, रेजिस्टेंस ज्यादा था उसमें से कम करंट गया। अच्छा, अगर करंट के पास दो ऑप्शन होंगे, अगर खुला हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो करंट कहीं नहीं जा पाएगा, यहीं इकट्ठा हो जाएगा, फ्लो होगा ही नहीं, सर्किट पूरा नहीं होगा। अगर अच्छा इस तरह का पथ मिलता है, तो यदि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और करंट को दो पार्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर देखो करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो करंट इसमें से जाए, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा पाथ ये है कि करंट यहाँ से होकर चले जाए, क्योंकि इसमें जो है उसको प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं सहना पड़ेगा। तो करंट क्या करेगा, करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करता है, करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करता है। मतलब जहां पर भी उसको प्रतिरोध कम मिलेगा वो उस वाले एरिया से जाएगा। तो करंट इसमें से ना जाते हुए कहां से जाएगा, इधर से होकर चला जाएगा, है ना। याद रखिएगा, करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करता है, उसको रेजिस्टेंस जहां कम मिलेगा वो वहीं से जाएगा, है ना। इसी केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट इसमें से ना जाता हुआ इसके बाहर से जा रहा होगा, और बैटरी जो है उसमें जल सकती है, इसलिए वो आखिरी में उसमें जलने का निशान लगा हुआ था, है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ तय करता है, वही भूसंपर्क तार में भी होता है। इसलिए भूसंपर्क तार का जो प्रतिरोध रखा जाता है मेंस और न्यूट्रल के वायर से कम रखा जाता है, जिसके कारण से करंट जो है वो मेंस और न्यूट्रल से ना जाते हुए कहाँ से जाए, रेजिस्टेंस कम होने के कारण से भूसंपर्क तार से होता है वो कहाँ चला जाए, जमीन में चला जाए। नहीं तो क्या होगा, वो न्यूट्रल से जा रहा होगा, है ना। जिसके कारण से दिक्कत, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली न्यूट्रल से भी कनेक्ट कर देते हैं अपने यहाँ, लेकिन प्रॉपर अर्थिंग होना जरूरी है, अच्छा रहता है। कंप्यूटर वगैरह इंस्ट्रूमेंट की जो है वो लाइफ बढ़ा देता है, कंप्यूटर और कूलर वगैरह, और अपन को करंट भी नहीं लगता, तो अपन उससे भी बच जाते हैं, आघात से भी बच जाते हैं। तो ये थी बात पूरे चैप्टर की, और मैंने आज कोशिश करी आखिरी आखिरी में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत उसका पूरा सारांश भी समझा दिया है माइंड मैप के लिए, कि किस तरह से चैप्टर लाइन से गया हुआ है, कौन कौन सी चीजें आपने उसमें से पढ़ी हुई हैं। उसी तरह से माइंड मैप आपको भी डेवलप होना चाहिए आपके दिमाग में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, इस चैप्टर में कुछ नया सीखा होगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।